हेलो गाइस, वेलकम टू अवंती क्लासेस। आई एम मंजीत भारद्वाज, योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर, ठीक है। और इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। डेफिनेटली मैं जानता हूं कि ये चैप्टर जो है वो बोर्ड क्लास के अंदर नहीं आता, लेकिन नीट में और आईआईटी के अंदर बहुत ब्रॉड लेवल पर आता है, ठीक है। तो हम इसको फास्ट एंड हार्ड करने वाले हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि बोर्ड लेवल के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर जो भी बेसिक आता है बोर्ड लेवल का वो करवाया जाएगा, प्लस जो आईआईटी लेवल के अंदर आता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। फटाफट बेसिक्स को समझते हैं क्या है। फिर भी कोई बीच में आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल फ्री टू आस्क हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम आपको कौन कौन से टॉपिक करवाने वाले हैं। इंट्रोडक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो टॉपिक हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं लेसन का, है ना। मैटर क्या होता है भाई? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरती है कोई भी चीज और हैव सम मास, और जिसके अंदर मास होता है उसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। ये मैटर की डेफिनेशन है, आप सभी ने पढ़ रखी है। सेकंड देखिए, एटम एंड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैटर। मैटर कौन बनाता है? एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर मैटर बनता है, सिंपल डेफिनेशन। और वो मैटर क्या दिखाता है? तीसरा पॉइंट, इट हैज वेरियस फिजिकल, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन करेगा, किसी दूसरी चीज के साथ क्या रिएक्शन करेगा, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इस तरह से मैटर जो है वो शो करता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये आपको सीधा समझ में होगा, बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीजें। नेक्स्ट देखिए, मैटर क्लासिफाइड। अब मैटर को तीन क्लासेस में डिफाइन किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इसके अलावा, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, डेफिनेटली 9th क्लास के साइंस में आता है ना। इसके अलावा मैटर की दो स्टेट और है, वो भी 9th में थी, हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। एक होती है जब मैटर बहुत ज्यादा हीट अप हो जाए, बहुत ज्यादा जब मैटर को गर्म कर देंगे तो उस स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, जिसमें एटम अलग हो जाते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पिघल जाते हैं, सब कुछ पिघल जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। एक और स्टेट होती है मैटर की, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है? प्लाज्मा स्टेट के अलावा अगर बहुत ठंडा कर दें तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे? स्क्वीज हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन स्टेट। यानी बहुत ठंडा और बहुत ज्यादा गर्म। बहुत ठंडा मतलब जरूरत से ज्यादा ठंडा, जो टेम्परेचर आज तक हम अटेन नहीं कर पाए, 0 केल्विन से भी ठंडा। और बहुत गर्म मतलब बहुत गर्म होता है कि लाखों लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो मैटर सब कुछ पिघल जाएगा, एटम भी पिघल जाएंगे। बोस आइंस्टीन, बोस साइंटिस्ट का नाम है बेटा, इंडियन साइंटिस्ट था। आइंस्टीन जो है वो आइंस्टीन, वो भी साइंटिस्ट है, दोनों साइंटिस्ट की नेम है, ठीक है। तो वो स्पेलिंग BOS बोस है, आइंस्टीन EIEN, वो जो आपको स्पेलिंग आप लोगों ने कर रखी होगी आइंस्टीन, है ना। जो भी उसका नेम था, उसकी स्पेलिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है, EN से शुरू होती है, आइन, EIN, आइंस्टीन, STIN, ठीक है, आइंस्टीन। और इसके अलावा प्लाज्मा स्टेट तो आपको पता है, स्पेलिंग सिंपल है, PLASMA, ठीक है। तो ये दो स्टेट और होती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, बहुत ठंडा बहुत गर्म, ठीक है। तो हम सिर्फ फोकस करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर, दैट्स इट। फर्दर आता है, अब देखो कोई चीज सॉलिड की होती है, लिक्विड की होती है, गैस की होती है। सिंपल सिंपल बता देता हूँ, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होती है ना। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए आपके पास में ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में ये वाला मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत इधर उधर हिल सकता है, याद रखना, थोड़ा बहुत, बट अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो ये वाइब्रेट कर सकता है, मीन वैल्यू मतलब थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करके ये वाइब्रेट कर सकता है। सभी सॉलिड्स में, सारे मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ा बहुत जगह होती है, बहुत थोड़ी सी, और उस जगह में वो क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसलिए सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ से खींचते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, और वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है? अब लिक्विड के बारे में बात बता देते हैं, ठीक है। व्हाट डिड लिक्विड डू? तो लिक्विड के केस में क्या होगा? मान लीजिए आपके पास में पानी, ठीक है, ये एक पानी का जार है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। सॉलिड में तो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, पानी में ये मूव कर सकते हैं, इधर उधर इधर उधर, कहीं पर भी एक मॉलिक्यूल कहीं भी जा सकता है। मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया, वो किधर भी घूम सकता है, पूरे लिक्विड में कहीं भी घूम सकता है। यानी वो लिक्विड से बाहर नहीं जाएगा, बट वो पूरे लिक्विड में कहीं भी घूम सकता है, लिक्विड से बाहर नहीं जाएगा, बस इतना सा है। बोस-आइंस्टीन, यस, सही है बेटा, ठीक है। और उसके बाद में लिक्विड से बाहर नहीं जाएगा, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल लगातार चलते रहते हैं,
ठीक है, चीनी पानी में घुलती है, पानी के मॉलिक्यूल लगातार चल रहे हैं, पानी के अगर आप नहीं हिलाएंगे चीनी को, पानी को बिल्कुल भी स्टायर ना करें, उसे घुमाएं ना चम्मच से या किसी और चीज से, तब भी चीनी के अंदर, पानी के अंदर चीनी जो है वो घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लगातार घूम रहे हैं, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के मॉलिक्यूल लगातार घूमते रहते हैं, लगातार चीनी पर स्ट्राइक करते रहेंगे, बार बार कोलाइड करेंगे, इसलिए चीनी घुल जाएगी। ठीक है, तो यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल हमेशा चलते रहते हैं पर वो बाहर नहीं जा सकते। सॉलिड के मॉलिक्यूल हमेशा, सॉलिड क्या करता है भाई, सॉलिड हमेशा वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो वाइब्रेशन के, वाइब्रेशन तो करेंगे ऑब्वियस है सभी मॉलिक्यूल्स, लेकिन साथ में मूवमेंट भी करते हैं, मूवमेंट। ठीक है, तो ये मूवमेंट करते रहते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं। अब बात आती है गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल तो कहीं पर भी चलना शुरू कर सकते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, तो मान लीजिए गैस का मॉलिक्यूल इस तरफ चलना शुरू हो गया, जब तक सामने कोई दूसरी चीज नहीं आती या एक्सटर्नल फोर्स नहीं आती, दूसरी चीज आएगी तो वो इस तरफ पलट जाएगा, कोलाइड होकर दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी गैसेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल। तो ये तो था सॉलिड लिक्विड गैस का डेफिनेशन। ठीक है, अब इनके बीच में इनको कौन रोक के रखता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल को या लिक्विड के मॉलिक्यूल को? सॉलिड्स और लिक्विड में ही मॉलिक्यूल रुके हुए होते हैं, है ना। इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट इन देम वेरीज व्हिच गिव अस राइज टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इनकी जो फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स होती है खींचने की एक दूसरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बेटा, इंटरनली कह सकते हैं, इंटरनली उसी के बारे में बात करेंगे, उनको हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम फिजिक्स में जाते हैं थोड़ा डीप में, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर बाहर से हम इसको मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी अवनीश बेटा, ठीक है, अब बात करते हैं। तो यहाँ पर सामने एक और चीज लिखी हुई है, गैसेस के अंदर लीस्ट होती हैं फोर्सेस, सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती हैं और लिक्विड में इन बिटवीन होती हैं। ठीक है, तो ये जनरल सी चीजें थी, जनरल इंट्रोडक्शन था। अब बात आती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसकी वजह से कोई चीज सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। फोर्सेस नहीं है तो गैस, है तो लिक्विड या सॉलिड। ठीक है, अब बात करते हैं वो कौन सी फोर्सेज हैं। द मोलिक्यूल लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस एक्सिक्यूट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में वैसे नहीं होती है ना। अगर गैस कंप्रेस्ड है, प्रेशराइज गैस है, तो उसमें थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर गैस फ्री है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगी, सीधी बात है। गैस फ्री है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, अगर गैस कंप्रेस्ड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो इसलिए हम जीरो भी कह सकते हैं, कुछ ना कुछ होगी। और इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है उनको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने टाइप की होती है, इसी बारे में आज का लेक्चर है, कितने टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो फर्स्ट आता है भाई वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल जो था एक आदमी का नाम है, ही इज अ साइंटिस्ट, पर्सन नेम, और इसने 3 तरह की फोर्सेस डिफाइन की थी। पहली है डाइपोल डाइपोल, दूसरी है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरी है डिस्पर्शन फोर्स। 3 तरह की फोर्सेस दी थी वंडरवाल ने। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट, इनके नाम याद रखिएगा, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। ठीक है, इनको डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। 3 फोर्सेस वंडरवाल ने दी थी। उसके अलावा फोर्सेस होती हैं क्या मॉलिक्यूल्स में? हाँ होती हैं। वो कौन सी होती हैं? आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये वंडरवाल ने नहीं दी थी, इसीलिए इनका नाम वंडरवाल फोर्स में नहीं आता। याद रख लेना, वंडरवाल ने इनको नहीं दिया। ठीक है, अब एक और फोर्स भी होती है, जिसको, वो फोर्स होती है, केमिकल बॉन्ड नहीं होता, बट उसको बॉन्ड का नाम ही दे रखा है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सभी फोर्स मॉलिक्यूल्स जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींचते हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज व्हाई इसको बॉन्ड कहा जाता है। ये बॉन्ड नहीं है, नोट बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कौन सी फोर्स है ये स्ट्रॉन्गेस्ट? ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है डाइपोल डाइपोल, डाइपोल जो वंडरवाल ने दी थी, डाइपोल। ठीक है, पहला नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्स। देखिए पीछे वाली स्लाइड, ये रहा पहला डाइपोल डाइपोल फोर्स जो वंडरवाल ने दी थी। इसी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होगी डाइपोल डाइपोल वाली, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वो बॉन्ड नहीं है लेकिन उसकी पावर बॉन्ड के बराबर होती है, इसलिए उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ये बेसिक हर जगह पर काम आएगा, याद रख लेना। लंदन फोर्स, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, ये वाली बहुत कॉमन फोर्सेज हैं। डायग्राम याद कीजिएगा, सीधा डायग्राम। ठीक है, और डायग्राम से सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा बेटा।
ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ डायग्राम याद चाहिए। तो नोटबुक और पेन उठा लो, ठीक है। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सभी 20 से 30 सेकंड का, सभी स्टूडेंट्स को नोटबुक एंड पेन उठा लीजिए और उसको मेरे साथ साथ बनाइएगा। सभी फोर्सेस को मैं डिफाइन करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड से। मेरे साथ साथ जो भी डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम एंड नेम, बस यही चीजें याद करनी है, दैट्स इट, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। सबने नोटबुक पेन ले लिया है? Notebook and pen, please pick up your notebook and pen, we will start together. ओके, ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उठाते हैं वंडरवाल फोर्स का एग्जांपल। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फर्स्ट फोर्स है डाइपोल डाइपोल फोर्स, वंडरवाल वाली यही डाइपोल डाइपोल, ठीक है, वंडरवाल ने दी थी, वंडरवाल, ठीक है, वंडरवाल ने दी थी। तो ये क्या होता है, सबसे पहले आपको डाइपोल पता होना चाहिए। HCl के मॉलिक्यूल के ऊपर क्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन। तो क्लोरीन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिससे क्या होने वाला है, तो क्लोरीन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले जाएंगे, जिससे क्लोरीन पर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा। ये जो एस स्टाइलिश ऐसा, इसको बोलते हैं डेल्टा, और ये डेल्टा का मतलब होता है स्लाइटली, थोड़ा सा, ठीक है। और हाइड्रोजन पर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन HCl के केस के अंदर क्यों आने वाला है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर क्लोरीन की पावर ज्यादा है तो इस तरह से स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं भाई पॉजिटिव पोल, फिजिक्स में बोला जाता है पॉजिटिव पोल, और इस नेगेटिव वाले को बोलते हैं नेगेटिव पोल। एक ही मॉलिक्यूल पर दो पोल बन गए, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना, एक ही मॉलिक्यूल पर दो पोल बन गए, तो हम बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल डाईपोलर है, डाईपोल, तो ये डाईपोल बन गया। एक ही मॉलिक्यूल पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया, या फिर दो पोल बन गए, तो उसको बोलते हैं डाईपोल मॉलिक्यूल। डाईपोल मॉलिक्यूल का एक और नाम है पोलर, इसको पोलर भी बोलते हैं। पोलर मतलब जिसके दो पोल हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, डाईपोल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डाईपोलर या पोलर मॉलिक्यूल एक ही चीज है। यस और नॉट, प्लीज गिव मी योर कंसेंट ऑन द चैट बॉक्स गाइस, यस और नॉट, समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पोलर मॉलिक्यूल, पूरी केमिस्ट्री में यूज होगी, सिर्फ यहाँ नहीं, इसीलिए ये जो टॉपिक करवाया जा रहा है। भले ये लेसन हमारे सिलेबस में आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में ये चीजें यूज होती हैं, इसलिए आपको यहाँ करवाया जा रहा है, ठीक है। डाईपोलर देखिए, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे क्लोरीन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मोहित शर्मा, समझ में आ रहा बेटा? तो क्लोरीन पर थोड़ा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर थोड़ा पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इनको बोलते हैं पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। और इसीलिए क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पर दो दो पोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, डाईपोल, दैट इज कॉल्ड डाईपोल। समझ गए? ये मेरे साथ बनाइए भी नोटबुक में, जस्ट सुनिए मत, बनाइए। इसीलिए मैंने बोला था नोटबुक साथ में रखिए और बनाइए इसको, जब बनाएंगे लिखेंगे तो पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल डाईपोल, दो पोल बस, पोलर, ठीक है। समझ में आ गया मोहित? सर एस मीन्स स्लाइटली और नॉट सिंगली, स्लिंगली, स्लाइटली बेटा, ठीक है, स्लाइटली होता है थोड़ा सा, एस का मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। ये एस नहीं है, ये डेल्टा है। ये एस को आपको ना नीचे जो मैंने ऐसे बना रखा है, ये इसको ऐसे करके ऐसे काटना पड़ेगा, ये कुछ ऐसे काटना नहीं है, मतलब अंदर की तरफ ना, ये नहीं रखना, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसा है, एस मतलब हल्का सा ऐसे, ठीक है। ये एस नहीं है, ये रोमन का वर्ड है, रोमन लेटर है, जिसका मतलब है डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, चेंज भी कह सकते हैं, पार्शियल कह सकते हैं, पार्शियल, हल्का सा, ठीक है। ओके, अब नीश बेटा, डेल्टा होता है ना, डेल्टा तो हाँ बेटा, ये डेल्टा का दो दो मतलब है, यू आर राइट। डेल्टा ट्रायंगल भी होता है और डेल्टा ये वाला भी होता है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक बात है। आर एन बेटा, दोनों को डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, दोनों को ही डेल्टा बोलते हैं, पार्शियल कह सकते हो। डेल्टा की जगह से, इस सिंबल का नाम तो डेल्टा ही है,
ट्रायंगल को भी डेल्टा कहते हैं। तो देखो, एक होता है डेल्टा वर्ड, मैं आपको क्लियर कर दूं, डेल्टा शब्द, ठीक है, जो एबीसी का लेटर होता है, और एक होता है डेल्टा सिंबल, जैसे ट्रायंगल का सिंबल, सिंबल और लेटर दोनों में डेल्टा वर्ड यूज होता है। क्लियर है? तो दोनों को डेल्टा बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपको पता लग गया डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोलिक्यूल क्या होते हैं। तो HCl के अगर दो मोलिक्यूल आपके पास, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, एक और HCl है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों में देखिए क्या होने वाला है। आप ध्यान देना, मैंने दोनों को लिख लिया, ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव। दोनों मॉलिक्यूल में एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों के अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे, ये डाइपोल था, ये भी डाइपोल था। और याद रखना ये परमानेंट डाइपोल है। जब तक HCl का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, HCl के मॉलिक्यूल में इस तरह की आपको अट्रैक्शन फोर्सेस नजर आएंगी, इसलिए ये परमानेंट डाइपोल है। दिस इज परमानेंट डाइपोल, समझ में आ रहा है ना? तो ये परमानेंट डाइपोल है। क्लियर है? तो इसलिए इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गया? डाइपोल डाइपोल क्या होता है? परमानेंट है दोनों। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है HCl का, ये हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। सेम एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट देखिए आयन डाइपोल। अब आयन क्या होता है आपको ये समझ होनी चाहिए। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपने ये पढ़ रखे हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव क्या होता है? कैट आयन, कैट आयन, NaCl पता होगा सभी को, है ना। और ये होता है एन आयन, कैटायन एंड एनायन। तो दो आयंस हैं, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। ये आयन जब डाइपोल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो सिंपल एग्जांपल दूं, ऊपर वाला ना भी पढ़े तो सिंपल एग्जांपल कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, सोडियम Na पॉजिटिव है, नहीं हम ऊपर वाला एग्जांपल ही करेंगे, है ना, वही बेटर है। तो देखिए वाटर, वाटर भी एक डाइपोल होता है। ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा दोनों पर आएगा, तो वो रहेगा कुल मिला के थोड़ा ही। इसलिए मैं दोनों हाइड्रोजन के दोनों को अलग अलग स्लाइटली स्लाइटली नहीं लिख रहा, ठीक है, कुल मिला के वो थोड़ा ही रहने वाला, तो इसलिए उसको थोड़ा ही स्लाइटली पॉजिटिव बोलेंगे, दोनों का टोटल, है ना। तो ये भी क्या है, वाटर भी डाइपोलर मॉलिक्यूल है, दो पोल बन रहे हैं ना इस पे, डाइपोल। तो अगर कोई डाइपोल, वाटर जैसा डाइपोल, ठीक है, वाटर जैसा डाइपोलर मॉलिक्यूल, वाटर जैसा डाइपोलर मॉलिक्यूल अगर सोडियम की रेंज में आ जाए, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, अब क्या होगा, वाटर पर नेगेटिव किस तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन वाली साइड से पानी इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव है। इस तरफ से भी पानी ऑक्सीजन की साइड से जुड़ेगा, स्लाइटली नेगेटिव। इस तरफ से भी पानी ऑक्सीजन की साइड से जुड़ेगा, स्लाइटली नेगेटिव। इस तरफ भी पानी ऑक्सीजन की साइड से जुड़ेगा। चारों तरफ, चारों तरफ जहां पर भी सोडियम है, पानी ऑक्सीजन की साइड से जुड़ जाएगा। ऊपर वाले डायग्राम में देखो क्या दिखा रखा है आपको, ऊपर वाले डायग्राम में यही चीज शो कर रखी है कि ये दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ये रही, पानी बन गया पूरा, ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके सामने ये है, और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन वाली साइड से पानी जुड़ा हुआ है। इन्होंने थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया, हम इसको इकट्ठा भी दिखा सकते हैं। इस तरह से सोडियम के मॉलिक्यूल को, सोडियम के आयन को चारों तरफ से वाटर घेर लेता है और उसके साथ चिपक जाता है। क्लियर है? अब दूसरा करते हैं, क्लोरीन के साथ क्या होता है, जब पानी में नमक डिसोल्व करते हैं, क्लोरीन के साथ क्या होने वाला है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन को चारों तरफ से पानी घेरेगा, हाइड्रोजन वाली साइड से H2O, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव है, दूसरी तरफ भी H2O, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव। ये डायग्राम मेरे साथ साथ बना लेना, बहुत आसान लगेगा। हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पोलर मॉलिक्यूल मैंने बना रखा है इस तरफ, आप इसको देखकर बता सकते हैं किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव है। क्लियर है? फिर हर तरफ आपको वाटर जोड़ना, जितने जोड़ सकते हो ताकि वो चारों तरफ से भर जाए बस, ठीक है, स्लाइटली पॉजिटिव। तो हर तरफ हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, और इस तरह से क्लोरीन भी चारों तरफ से, क्लोरीन भी चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल को घेर लेता है, और इस तरह से हमारे पास वाटर के अंदर नमक घुल जाता है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, ये था सोडियम और क्लोरीन क्या है, ये है आयन, आयंस, सोडियम और क्लोरीन आयन है, और वाटर क्या है, डाइपोल। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है नेगेटिव पॉजिटिव का, इसको बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और आप डायग्राम में अब देख सकते हैं, मैं थोड़ा डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं। दूसरी जगह पर ये देखिए दोनों हाइड्रोजन थे, ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो क्लोरीन को घेरे हुए हैं, ये दोनों हाइड्रोजन भी क्लोरीन को घेरे हुए हैं वाटर में, ये दोनों भी क्लोरीन को घेरे हुए हैं, और यहाँ पर भी ये दोनों क्लोरीन को घेरे हुए हैं, क्लोरीन को चारों तरफ से चिपक गए। ये ऊपर नीचे भी होते हैं,
सिर्फ ये नहीं कि साइड साइड में है, ऊपर नीचे भी ये क्लोरीन को घेर लेते हैं, चारों तरफ से एक बॉल बना लेते हैं, पानी की एक बॉल बन जाती है क्लोरीन की बॉल के चारों तरफ। इसी तरह से सोडियम की बॉल के चारों तरफ पानी की एक बॉल बन जाती है। ये बात समझ में आ गई सभी को? यस और नॉट? प्लीज गिव मी योर कंसेंट ऑन द चैट बॉक्स गाइस। सबको समझ में आ गया ना? क्या होता है आयन डाइपोल? डाइपोल तो पता ही है सबको, पानी भी डाइपोल होता है, HCl भी डाइपोल बनाता है, ठीक है, और आयन उसके साथ जुड़ जाएगा, बस इतनी सी बात है। ये एग्जाम्पल के साथ आपको याद करना है, एग्जाम्पल भी बनाइए भी नोटबुक में अभी और याद कर लीजिए, अब भी याद हो जाएगा। एग्जाम्पल भूल गए तो नहीं बता पाओगे आयन डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्लियर है सबको ना? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए तो उसको डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल इन्होंने वही दे रखा है NaCl वाला, ठीक है, सेम एग्जाम्पल हम डिफाइन कर चुके हैं। आगे करते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल। अब एक नई टर्म आई है, इंड्यूस डाइपोल पता है, लेकिन इंड्यूस डाइपोल क्या होता है? प्रेरित किया हुआ डाइपोल। अब इसको बताते हैं आयोडीन का मोलिक्यूल। हमने पोलर मोलिक्यूल, पोलर आयन, पोलर मोलिक्यूल तो कर लिए जिसमें स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब आयोडीन को लेते हैं। आयोडीन में चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आयोडीन बहुत बड़ा आइटम है ना, 53 एटॉमिक नंबर है आयोडीन का, तो 53 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक आयोडीन के पास, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिया, बाकी 52 इलेक्ट्रॉन 52 ईच इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ घूमते हैं, और ये बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन भी इनके चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। ये मत समझना ये यहाँ बीच में ही घूमते हैं, ये इधर उधर भी जाते हैं, ठीक है। इस पूरे घुमावदार चक्कर को, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स का घूमने की जगह है, द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऑर्बिटल बोलते हैं, लेकिन उस पूरे प्लेस को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, सबको समझ में आ गया? यस और नोट? जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उस प्लेस को, उस जगह को इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उस जगह को इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। समझ में आ गया? यस और नोट? रिपीट ही कर रहा हूं बेटा, नीट 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 एडवाइजर। चलो, नीट एडवाइजर समझ में आ गया बेटा? जहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उस जगह को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उस जगह को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। समझ में आ गया बेटा नीट? अभी क्लियर है? यस और नोट? बताइए जल्दी सी, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस पूछा था, प्रीवियस प्रीवियस पूछा था, प्रीवियस में तो ये था बेटा, सोडियम पर पॉजिटिव है, उसको चारों तरफ से पानी घेर लेता है और एक बॉल की तरह उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन पानी की कौन सी साइड जुड़ेगी? जो नेगेटिव साइड है पानी में। ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ऑक्सीजन की साइड से चारों तरफ से पानी उसको घेर लेता है। क्लोरीन भी इसी तरह से, क्लोरीन को भी पानी को चारों तरफ से घेर लेता है। आयन है क्लोरीन नेगेटिव, लेकिन वो हाइड्रोजन की चारों तरफ, हाइड्रोजन की साइड से चारों तरफ से क्लोरीन को घेर लेता है। दो बोल्स बन जाती है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, ठीक है। दैट्स इट। समझ में आ गया अभी नीट बेटा? ठीक है, तो वो होगा आयन और डाइपोल। अब यहां पर बात आती है ऐसे मॉलिक्यूल, आयोडीन की बात कर रहा हूं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बराबर घूम रहे होते हैं, क्योंकि दोनों आयोडीन क्या है? बराबर पावरफुल है, दोनों इंजन सेम लगे हुए हैं, तो कोई भी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, दोनों बराबर घूमेंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर, यानी इनमें कोई पोल नहीं होता। सीधी सी बात ये है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखाते क्योंकि चारों तरफ से बराबर होते हैं। बट अब यहाँ ट्विस्ट आता है, NO3 जैसा एग्जांपल में दिखा रखा है, NO3 नेगेटिव, अगर ये इसको अप्रोच करेगा, ये इसके पास जाएगा आयोडीन के मॉलिक्यूल के, तो नेगेटिव है इसके ऊपर चार्ज, ध्यान देना, इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे ना, जिससे क्या होने वाला, अब मैं ऊपर बना रहा हूं उसको ध्यान देना। NO3 पर नेगेटिव, आयोडीन, आयोडीन, तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी तरफ चले जाएंगे और इस तरफ कम रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव आयन जो था इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन से दूसरे को रिपेल कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा हो गए, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, दूसरे एरिया में कम हो गए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि न्यूक्लियस है यहाँ।
और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये डाइपोल नहीं था, ठीक है, नॉन पोलर थे, पोलर नहीं थे ना, डाइपोल मतलब पोलर, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। बट NO3 ने क्या किया, NO3 क्या था, आयन था, नेगेटिव आयन है ना, आयन ने क्या किया, एक डाइपोल बना दिया, जबरदस्ती बना दिया, जिससे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया। कौन सा, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसने इंड्यूस किया, NO3 ने इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब प्रेरित किया हुआ डाइपोल, इसने इसको प्रेरित किया, इंड्यूस किया, समझ गए, प्रेरित किया मतलब जबरदस्ती बनाया, ये था नहीं पर इसको बना दिया। किसने बनाया, NO3 ने, जबरदस्ती बनाया, ठीक है, धक्का मुक्की करके, प्रेरित करके, इसको बोलते हैं इंडक्शन करना, इंड्यूस मतलब प्रेरित करना, कोई दूसरे वाला उसको छेड़खानी कर रहा है, इस तरह से ये डाइपोल बन गया। तो इसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गया सभी को? ऊपर वाला एग्जांपल वाला डायग्राम इतना अच्छा नहीं है जितना मैंने आपको बना के दिखाया। क्लियर है? यस और नॉट गाइस? प्लीज टेल मी योर कंसेंट ऑन द चैट बॉक्स। समझ में आ गया सभी को? यस, टेल मी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इसके बाद में आता है फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको कर चुका हूँ, ठीक है, आयोडीन का मॉलिक्यूल वाला। अब आता डाइपोल इंड्यूस्ड। अब ध्यान देना, डाइपोल इंड्यूस्ड, इसके बीच में हाइफन है, ठीक है, डाइपोल और इंड्यूस्ड के बीच में, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये एग्जांपल जो ऊपर दिखा रखा है इसको हम डिनाई कर सकते हैं, नीचे वाला मैं आपको सही बताता हूँ। डाइपोल आपने कर रखा है, HCl डाइपोल होता है, स्लाइटली नेगेटिव होता है क्लोरीन पर, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल, आयोडीन का अभी अभी आपने एग्जांपल किया जिसको हमने इंड्यूस किया आयोडीन के मॉलिक्यूल को। तो आयोडीन में चारों तरफ से बराबर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, वो नॉन पोलर था, ये पोलर है, ये डाइपोल है, पोलर मतलब डाइपोल, एक ही बात है। तो ये डाइपोल है और ये नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर नॉन डाइपोल कह सकते हैं, ठीक है, नॉन पोलर। तो जब क्लोरीन इसको अप्रोच करेगा, जब क्लोरीन इसके पास पहुंचेगा तो क्या होने वाला है, क्लोरीन क्या करेगा, स्लाइटली नेगेटिव, वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, जिससे आयोडीन के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ खिसक जाएंगे, जैसा पहले किया था हमने, एक तरफ खिसका देंगे, इस तरफ से बड़ा और इस तरफ से छोटा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। जिससे क्या होगा, अब ध्यान दे लेना, ये बड़े छोटे हो गए तो हमारे पास नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाली साइड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, जिससे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो था डाइपोल, था ना, और ये डाइपोल नहीं था आयोडीन पर, किसने किया, क्लोरीन ने इसको इंड्यूस कर दिया, तो इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसने प्रेरित किया हुआ डाइपोल, और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। समझ में आ गया सबको, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। बस ये डाइपोल यही चक्कर रहेगा, हर जगह पर डाइपोल बनाएंगे, कई बार बन जाएगा, कई बार बनाना पड़ेगा, बस ऐसा होगा, लेकिन होगा सब में यही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी मॉलिक्यूल्स में ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक बच्चे ने आंसर दिया था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो सही था, क्योंकि हर जगह पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ही अट्रैक्ट करेंगे। अवनीश ने आंसर दिया था भाई, है ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते, तो हर जगह, हर सभी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और वो सोलिड, लिक्विड या गैस होते हैं। उन्हीं फोर्सेस के जिसमें ज्यादा होती हैं वो ज्यादा, वो सोलिड होगा, जिसमें कम होती है लिक्विड होगा, जिसमें नहीं होती वो गैस होगा। क्लियर है सभी को? यस और नॉट? प्लीज गिव योर थम्स अप और यस और नॉट ऑन द चैट बॉक्स गाइस, ठीक है। तो ये सब हर जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेगेटिव पॉजिटिव वाली फोर्स ही हम अप्लाई करेंगे और तभी कुछ बनेगा, ठीक है। चलिए, तो जो मैंने एग्जांपल दिया वो वाला करेंगे बेटर है। ये डायग्राम वाला एग्जांपल थोड़ा सा ऐसे ही है, यहाँ देखना, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव पोल ऐसे क्रिएट कर रखा है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बराबर है, बराबर थोड़ा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने एक दे रखा है पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा नोबल गैस दे रखी है। पोलर मॉलिक्यूल HCl ले सकते हैं, नोबल गैस, अब चलो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, फटाफट एग्जाम्पल बना रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ बनाइए। ये तो पोलर मॉलिक्यूल और नोबल गैस हीलियम ले लेते हैं, चारों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्लोरीन जब इसके पास जाएगा तो क्या होगा, HCl स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये क्लोरीन उसके हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ घुमा देगा, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हीलियम के, यहाँ घूम रहे हैं वो,
क्योंकि क्लोरीन ने धक्का मार दिया, तो ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव। दूसरा एग्जांपल है भाई, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल है, इंड्यूस्ड, क्लोरीन ने इसको बनाया है ना, धक्का मार के, इंड्यूस, प्रेरित करके बनाया गया, ठीक है। और ये परमानेंट डाइपोल था, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल नोबल गैस वाला हमने यहाँ पर ये भी कर लिया, आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, पीछे वाला एग्जांपल भी सही है, नोबल गैस वाला भी सही है, ठीक है, दोनों में से कोई भी करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। ये वंडरवाल फोर्स है, लंदन और डिस्पर्शन, डिस्पर्शन नाम हमने पढ़ा था लेकिन लंदन नहीं, लंदन एक आदमी था, वंडरवाल ने दी थी ये, ठीक है, वंडरवाल ने दी थी, लेकिन लंदन ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए दोनों का नाम आता है, लंदन फोर्स और वंडरवाल फोर्स ऑफ डायरेक्शन। जो तीसरा टाइप है उसका डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्शन में क्या होता है, बहुत सिंपल है, हीलियम, दूसरा हीलियम, ठीक है, दोनों हीलियम के एटम्स कुछ ऐसे थे, दोनों हीलियम के एटम्स। अब क्या होगा, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, जब मैं इस पर प्रेशर डालूंगा, प्रेशर डाल रहा हूं अब मैं, तो दोनों पास आएंगे, पास आएंगे ना, तो इनके पास और भी बहुत सारे हीलियम के एटम है, इधर उधर घूम रहे हैं। सोचो जरा, सोच के देखना, सभी एटम एक दूसरे को, उनके बाहर चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ठीक है। तो क्या होगा, गलती से हीलियम का एक एटम गलती से कभी ना कभी ऐसा जरूर हो जाएगा कि उसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूमने लग जाएं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ कम हो गए तो यहाँ न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ बन गया पॉजिटिव, यहाँ बन गया नेगेटिव। ये गलती से हुआ क्योंकि सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ऐसी पोजीशन जरूर आएगी। इसको बोलते हैं मोमेंट्री। ये डाइपोल ही बना, लेकिन मोमेंट्री डाइपोल बना, एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए डाइपोल बन गया, है ना। रिपल्शन से बना, गलती से बना, मोमेंट ऑफ टाइम के लिए बना, एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए गलती से बना, ठीक है। परमानेंट नहीं है, इंड्यूस भी नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, अब ये अपने से आगे वाले हीलियम के एटम को ऐसा ही बना देता है, धक्का करके, उसके इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ धक्का लगा देता है, जिससे ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव बन गया, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई। अब ये वाला डाइपोल क्या है, ये इंड्यूस है। किसने इसको इंड्यूस किया, दूसरे वाले ने, इंड्यूस्ड, प्रेरित होकर बना, इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। तो ये डाइपोल इंड्यूस हो गया। अब ये डाइपोल क्या करेगा, ये आगे भी कोई हीलियम का एटम होगा उसको भी कुछ ऐसा ही बना देगा, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, और आगे वाला उससे आगे वाले को ऐसा ही बना देगा। चेन रिएक्शन की तरह सभी हीलियम अब एक गलती से बना, और सभी हीलियम अब गड़ 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 गड़, जैसे बटन दबाते हैं ना, एक और चेन रिएक्शन शुरू होता है, टक 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 करके। जैसे आपने यूट्यूब पर कोई ऐसी चीज देखी होगी ना, वो एक बार किसी चीज को गिरा देता है और आगे से गिरते जाते हैं चीजें, और वो वैसे ही ये सारी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, और अचानक से हीलियम क्या हो जाएगी, गैस से लिक्विड बन जाएगी। समझ में आ गया। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं डिस्पर्शन या लंदन फोर्स। डिस्पर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर उधर लेफ्ट राइट डिस्पर्स हो गया, है ना। डोमिनोज, आई डोंट नो इसका मतलब बेटा, डोमिनोज तो पिज्जा होता है ना, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ चेन रिएक्शन हो जाती है, डिस्पर्शन या लंदन या डिस्पर्शन फोर्स हो जाता है ना। तो इसको बोलते हैं लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। क्लियर है ये सभी को, लंदन और डिस्पर्शन फोर्स, यस और नोट गाइस। हीलियम हीलियम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में या नॉन पोलर एटम्स के बीच में ही ये अराइज होता है, दैट्स इट, और किसी के बीच में नहीं। समझ गए सभी, ठीक है। सर जो एग्जांपल आपने दिया था वो ही है, अच्छा जो मैंने एग्जांपल दिया ये वही है, ठीक है, हो सकता है, ओके बेटा, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लंदन और डिस्पर्शन फोर्स भी क्लियर है। अब इसके बाद में यहाँ वो एग्जांपल आपको दिखा रखा है इन्होंने, देखिए ये हीलियम है, चारों तरफ से बराबर है, ये हीलियम है, ये भी चारों तरफ से बराबर है, हीलियम के एटम, लेकिन गलती से मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ये ऐसा बन गया, ठीक है। जहां यहाँ पॉजिटिव चाहिए, न्यूक्लियस इधर आ गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा हो गया, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये डाइपोल बन गया। अब इसने क्या किया, दूसरे वाले को डाइपोल बना दिया, इसको, इसमें भी यही किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसने अट्रैक्ट कर लिया इधर से पॉजिटिव ने, और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या बना, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया। तो ये एग्जांपल वही है जो मैंने आपको दिया था, जस्ट डायग्रामेटिकली दिखा रहा है, ठीक है। लंदन और डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन दिखा रखी है भाई, ठीक है। देखिए क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो गेट डिस्टोर्टेड, मॉलिक्यूल गलती से एक दूसरे के रिपल्शन की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट हो जाते हैं, तो उसकी शेप बिगड़ जाती है, डिस्टोर्ट होना, बिगड़ना।
और इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाता है, जिसको मोमेंट्री डाइपोल भी बोलते हैं। और मोमेंट्री या इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या करता है, सामने वाले को इंड्यूस करके उसका भी डाइपोल बना देता है, और इस तरह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट्स इट, क्लियर है। अब बात आती है, तो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स हो गया। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, वाटर, पानी के मोलिक्यूल में क्या होता है, मैं ये क्लियर करवा चुका हूं आपको, स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव होता है, दूसरा मोलिक्यूल भी स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव होता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल नहीं होना चाहिए, डाइपोल डाइपोल, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डाइपोल डाइपोल। बट ये वो नहीं है, ये स्ट्रोंगेस्ट वाला डाइपोल है, स्ट्रोंगेस्ट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब मुझे कैसे पता है, आपको कैसे पता लगेगा ये स्ट्रोंगेस्ट वाला और दूसरा स्ट्रोंगेस्ट वाला नहीं है ना, हाउ टू नो, तो उसका क्या तरीका है भाई, वो मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। उससे पहले दूसरे वाला, तो पहला क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, याद रखना। दूसरे वाला देखते हैं अब, HCl, ये तो सबसे पहला एग्जांपल है, ये तो डाइपोल डाइपोल ही है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। दूसरा HCl, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो ये डाइपोल डाइपोल है, ये सही है। पर पहले वाला सही क्यों नहीं था, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन देता हूँ आंसर आपके सामने, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा डाइपोल डाइपोल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन देता हूँ, ध्यान दे लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएगा बेटा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सुनिए जरा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तीनों में से कोई भी एटम हो, तीनों में से कोई भी एटम हो, और प्लस में हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात चल रही है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देता हूँ। नाइट्रोजन की कितनी होती है, नाइट्रोजन की होती है 3.0, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, और फ्लोरीन की होती है 4, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है, तो तीनों इस तरह से ही वर्क करते हैं। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे छोटे हैं अपने साइज में, इसलिए ये जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा वो, बट उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो वो कैसे जुड़ेगा, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो HF बनता है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमें पता है, वो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। दूसरे HF में भी ऐसा ही हो रहा है, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रही है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल है, बट इस डाइपोल डाइपोल को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन आ रही है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन आ रहे हैं। देखिए तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन के साथ आएगा तो वो डाइपोल डाइपोल क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ये डेफिनेशन समझ में आई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में से तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन के साथ आएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, होगा डाइपोल डाइपोल, बट उस डाइपोल डाइपोल को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन, बाकी के एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट टेल मी चैट बॉक्स के अंदर कि आपको क्लियर, और बाकी के एग्जांपल सुनिए अब जरा। ऑक्सीजन अगर होगा तो वाटर बनाएगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, हाइड्रोजन के साथ वाटर ही बनाएगा, है ना। कुछ और भी बना सकता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी होते हैं, बट मैं आपको सबसे सिंपल वाले बता रहा हूँ। ये भी डाइपोल डाइपोल होगा और इसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। अब अगर अमोनिया हो तो अमोनिया, नाइट्रोजन क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, NH3, दूसरा NH3, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर स्लाइटली नेगेटिव। अब ध्यान देना कि ये होता क्या है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाले यहाँ नेगेटिव आएगा, है ना, रुकिए, ये वाला पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर स्लाइटली नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव दूसरे नाइट्रोजन के स्लाइटली नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये याद रख लेना, और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और ये डाइपोल डाइपोल है, बट इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्यों, हम ये डिफाइन कर चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हाइड्रोजन साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दैट्स इट। क्लियर है, तो ये था आज का फर्स्ट लेक्चर है ये, ठीक है, जिसके अंदर हमने सीखा ये जो भी सब कुछ था। अब बात करते हैं जरा, इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर में ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये यूं समझ लीजिए हम हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, नहीं बेटा ये टेस्ट में नहीं आएगा, और टेस्ट 20 तारीख को है भाई, टेस्ट से याद आया सभी को बता देता हूँ, टेस्ट 20 तारीख से है,
ठीक है, वो थोड़ा आप लोगों के शायद सीई सेट का पेपर और भी कुछ एग्जाम्स आ रहे थे बच्चों के, तो हम उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहते बच्चों को, इसलिए हमने 20 को ही ओरिएंटेशन वाला एग्जाम लिया। ठीक है, तब तक हम जो कर रहे हैं वो आपको साथ में करना है। तो अब आगे देखिए, ये वाला जो अब मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, वो थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सभी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वर्सेस थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है, थर्म का मतलब होता है हीट, हीट वाली एनर्जी। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, लिक्विड में कम, गैसेस में बिल्कुल नहीं होती इंटरमोलिकुलर एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है इस तरफ, यानी अगर मुझे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं गैसेस की तरफ, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है इस तरफ, उल्टा हो रहा है यहाँ पे काम, है ना। सॉलिड के अंदर थर्मल एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। The force of interaction try to bring the molecule closer. That is, solid possess the strongest intermolecular forces of attraction while the gases possess the least intermolecular forces. ये हम पिछले अभी जो हमने किया कि गैस में सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं और सॉलिड में सबसे ज्यादा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज गैस में सबसे कम होती हैं, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। ठीक है, और थर्मल एनर्जी उसका रिवर्स होता है। तो यहाँ सॉलिड के अंदर अब बात करते हैं, तो थर्मल एनर्जी, और वो आपको पता लग गया होगा, सॉलिड में थर्मल एनर्जी जो है अगर हम उसको हीट करें और उसको तोड़ना चाहें तो वो सबसे ज्यादा होगी, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी ज्यादा होंगी, थर्मल एनर्जी भी ज्यादा होगी। यहाँ शायद ये एरो जो है वो उल्टे पुल्टे लगे हुए हैं, क्लियर है। ठीक है, दैट्स इट, ये वाला एरो भी उल्टा पुल्टा लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी, और ये स्लाइड में गड़बड़ है, डोंट वरी अबाउट दिस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो इस तरफ इंक्रीज हो रही हैं, और थर्मल एनर्जी क्या है, इस तरफ इंक्रीज हो रही है, या दूसरी तरफ। थर्मल एनर्जी अपोजिट होती है इसके, दूसरी तरफ इंक्रीज होगी, यानी यहाँ थर्मल एनर्जी गैसेस में सबसे कम है, उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये स्लाइड के अंदर है, क्लियर है। स्लाइड थोड़ा रिवर्स दे रखिए। सिलेबस क्या है, सिलेबस बेटा 10th के 3-4 लेसन है और पहले 4 लेसन है +1 के। ठीक है, 10th में से आएंगे 6 क्वेश्चन, +1 में से आएंगे 14 क्वेश्चन, यही सिलेबस है। पहले चारों लेसन है +1 वाले। ठीक है, ये सिलेबस है। आपको सिलेबस जो है वो व्हाट्सएप पर भी मिल गया होगा, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर चेक कीजिए बेटा। ठीक है, ये उल्टा दे रखा भी थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। आइडियल गैस, द आइडियल गैस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। आइडियल गैस क्या होती है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, इस लेसन के अंदर शिवम वो बोल रहा है नो सर, नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा बेटा। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आपको भेज दिया जाएगा, अगर नहीं मिला तो वी विल अपडेट यू, डोंट वरी। ठीक है, तो अब देखिए भाई, आइडियल गैस क्या होती है, मैं सिंपल आपको सबसे पहले डायरेक्ट बता देता हूँ। इस लेसन को हम शॉर्ट एंड क्विक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताया भी है ताकि जब भी सीधा हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर सकें। ठीक है, तो आईआईटी नीट वाले न्यूमेरिकल डायरेक्ट उठा सकें, और जिन बच्चों को इस लेसन से प्रॉब्लम है तो उनको सिर्फ उतना बताएंगे हम जितना कि आपके लिए जरूरी है नेक्स्ट लेसन्स के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट एंड क्विक करने का तरीका यही है कि हम डायरेक्ट आपको बात बताएं और फिर बाद में उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो देखो बेटा, आइडियल गैस वो होती है PV = nRT, जो इस इक्वेशन को फॉलो करे वो आइडियल गैस होती है। ठीक है, अब ये इक्वेशन कौन सी है, P का मतलब प्रेशर है, P होता है प्रेशर, P प्रेशर है, V है वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, N होता है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। R जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, किसी भी चीज का कांस्टेंट, है ना। T जो है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन होता है, वैसे ये डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, याद रख लेना। स्टैंडर्ड जो है वो केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो अगर कोई इक्वेशन इस इक्वेशन को फॉलो करती है, ठीक है, PV = nRT, तो वो आइडियल गैस है। आइडियल गैस का मतलब पता है क्या है, अब मैं आपको ना इसका फिजिकल मीनिंग बताता हूँ, बड़ी गजब की चीज होती है आइडियल गैस। मतलब आप कितना भी प्रेशर डाल लो, कितना भी टेम्परेचर कम कर लो, गैस गैस ही रहेगी, वो कभी लिक्विड या सॉलिड नहीं होने वाली। ये बात सबको समझ में आई। 3.14 होता है बेटा, 125 नहीं है। हाँ, नहीं, ये क्या R 3.125,
ये कहाँ से इक्वेशन लेके आए हो बेटा, गलत है यार की वैल्यू, बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़ दो एक बार इसको, ठीक है। आर की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। सुनो अब जरा, मैं जो कह रहा हूँ डेफिनेशन सुनो। वो गैस जो कभी भी 8.314 है आर की वैल्यू। शिवम बेटा, अरे छोड़ दो बेटा एक बार उसको, प्लीज वेट, ठीक है। 2 कैलोरी भी होती है उसकी वैल्यू, ओनली 2 कैलोरी, 8.31 किलो जूल पर मोल, है ना। जूल या कैलोरी में कन्वर्ट करते, बहुत सारी वैल्यूज है, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, पूरा एक पेज है उसकी कैलोरी वैल्यूज का, ठीक है। एक स्लाइड दूंगा और उसमें सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको छोड़ो, 8.314 होती है वो, ठीक है। 3 पॉइंट तो नहीं होता ऐसा कुछ। अब आगे सुनिए जरा मैं क्या कह रहा हूं। तो जो गैस हमेशा गैस रहे, हमेशा गैस, कितना भी प्रेशर डाल लो, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, कितना भी टेम्परेचर घटा लो, हमेशा गैस रहे, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। मतलब आइडियल मतलब हमेशा गैस रहने वाले, जो अपने आप को बदले ना। ये बात समझ में आ गई सभी को, यस और नोट, कि कौन गैस, आइडियल गैस कौन सी है जो हमेशा गैस रहे। अब मुझे ये बता दो, कोई ऐसी गैस है, अरे पहले यस या नो बोल दो बेटा, कि आइडियल गैस समझ में आ गई, जो हमेशा गैस हो, हर टेम्परेचर हर प्रेशर पर, कुछ भी डालो, कुछ भी टेम्परेचर कुछ भी प्रेशर। अब मेरे को एक और बात बता दो, ठीक है, समझ में आ गया ना। सिंपल डेफिनेशन है, फिजिकल डेफिनेशन, ठीक है। और मैथमेटिकल डेफिनेशन ये सामने लिखी हुई है, पीवी इक्वल एनआरटी, इसको फॉलो करे आइडियल है। सीधा कोई बोले आपसे कि पीवी इक्वल एनआरटी, इसको फॉलो करे तो आइडियल है। कोई कहे कि मतलब बताओ, तो मतलब कह दो कि जो हमेशा हर टेम्परेचर प्रेशर पर हमेशा गैस रहे, वो गैस कभी लिक्विड नहीं होगी, कभी सॉलिड नहीं होगी, हमेशा गैस ही रहेगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको अब सिंपली आना चाहिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। क्या कोई ऐसी गैस है जो हमेशा गैस रहती है, उसको हम लिक्विड नहीं बना सकते, है ना। तो यानी सभी गैसेस क्या है, नॉन आइडियल है, सभी गैसेस नॉन आइडियल है। ये समझ में आ गया सभी को, यस और नोट। मतलब कोई भी गैस आइडियल नहीं है, क्योंकि वो कभी ना कभी तो लिक्विड या सॉलिड बन ही जाएगी, है ना। कुछ ना किसी प्रेशर टेम्परेचर पर तो उसको, उसकी गर्दन हम दबा ही लेंगे, है ना। तो उसको मतलब कोई भी गैस आइडियल नहीं है। तो ऑल गैसेस आर रियल गैसेस, रियल, आइडियल की जगह रियल। रियल वाली मतलब असलियत में गैस गैस ही होती है भाई, आइडियल वाइडियल नाम की कोई चीज होती नहीं, है ना। देखो हम कहते हैं ना कि हु इज आइडियल इन द यूनिवर्स, क्या यूनिवर्स में ऊपर वाले को छोड़ के, भगवान को छोड़ के कोई आइडियल है, कोई आइडियल नहीं है ना। वैसे ही गैस भी कोई आइडियल नहीं है। फिर आइडियल गैस की हम डेफिनेशन क्यों करते हैं, कोई भी गैस आइडियल नहीं है, ये सच है, सभी गैसेस रियल हैं। बट ये फॉर्मूला बताएंगे बेटा, वेट एंड वॉच, डायरेक्ट बता रहा हूं, एक बार सुनो तो सही, ठीक है। तो कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, सभी गैसेस रियल हैं, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज में अगर मैं टेम्परेचर रखूं हाई, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, भागना शुरू कर देंगे, जरूरत से ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी स्पीड, वो भागने वाली स्पीड बढ़ जाएगी हाई टेम्परेचर पर। ये सबको समझ में आ रहा है ना, हाई टेम्परेचर पर स्पीड बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, याद रखना इस बात को। और प्रेशर कर दूं कम, प्रेशर कम है तो मतलब गैस के मॉलिक्यूल थोड़ा फैल सकते हैं, ठीक है ना। गैस के मॉलिक्यूल फैल सकते हैं, टेम्परेचर हाई और प्रेशर कम हो। तो यहां ये जो इक्वेशन, ये जो लिख रहा हूं मेरे साथ लिख लेना बेटा, प्रेशर हो कम, लो प्रेशर, टेम्परेचर हो हाई, हाई टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, टकराएंगे एक दूसरे के साथ। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर सभी गैसेस आइडियल होती हैं, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर सभी गैसेस आइडियल होती हैं, यानी सभी गैसेस फिर गैस ही रहेंगी। टेम्परेचर हाई है ना और प्रेशर लो है, तो सभी गैस गैस फॉर्म में नजर आएंगी, कोई भी गैस लिक्विड नहीं बनने वाली। हाई टेम्परेचर पर कोई गैस लिक्विड बन सकती है क्या, सोचो जरा। और प्रेशर कम है, प्रेशर ज्यादा नहीं है, प्रेशर भी लो है और टेम्परेचर भी हाई है, तो कोई गैस लिक्विड नहीं बनेगी, तो गैस गैस ही रहेगी, और गैस गैस रहेगी तो मतलब आइडियल रहेगी। समझ में आ गया सबको, यस और नोट। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, मतलब आपको आइडियल गैस की, अगर आपको आइडियल गैस की डेफिनेशन देनी हो तो क्या दोगे, मैथमेटिकल दोगे, पीवी इक्वल एनआरटी, जो प्रेशर वॉल्यूम की मल्टीप्लाई एनआरटी के इक्वल हो। अगर इसको कोई गैस फॉलो कर रही है, इसको कोई गैस फॉलो कर रही है पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, तो वो गैस आइडियल है। या फिर क्या बोलो, जिसका प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई हो, वो गैस आइडियल है। इसके अलावा
इसके अलावा अगर टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई है, ठीक है, या फिर कोई गैस पीवी इक्वल एनआरटी को फॉलो नहीं कर रही है, तो वो सब क्या है, नॉन आइडियल है, रियल है। बस उल्टा, मतलब दो ही कंडीशन है, समझ में आ गया ना सबको। एक कंडीशन है ये पी प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई हो, ठीक है, जनरल फिजिकल मीनिंग है ये, फिजिकल हम डेफिनेशन में दे सकते हैं, फिजिकल डेफिनेशन, ठीक है। फिजिकल डेफिनेशन दे सकते हैं, और ये मैथमेटिकल है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ये दोनों आइडियल गैस है और ये दोनों क्या है, आइडियल गैस है। ये आइडियल गैस को फॉलो करते हैं। इन दोनों में से अगर कोई भी फॉलो नहीं होता तो वो नॉन आइडियल, वो रियल गैस है। दैट्स इट गाइस, समझ में आ गया बेटा सभी को, यस और नोट, प्लीज टेल मी। आपको आइडियल गैस सीधा सीधा डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। अब हम इसके थोड़ा थोड़ा डीप में जाएंगे, एक एक चीज करके, ठीक है। 5 मिनट में 10 मिनट में मैं इसको खत्म करने वाला हूँ। समझ में आ गया ना सभी को आइडियल गैस, ठीक है। अब ये डेफिनेशन है ना, बकवास चीजें नहीं पढ़ने का अपन को, ठीक है, ये अपना स्टाइल नहीं है, सीधी बात। सम ऑफ देम आर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज जीरो। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब गैस तभी गैस रहेगी ना, आइडियल गैस तभी आइडियल रह सकती है, जब तभी वो गैस रह सकती है जब उसके गैस क्या होती है, जिसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जीरो होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया तो वो तो लिक्विड हो जाएगी या वो सॉलिड हो जाएगी, है ना। तो पहली लाइन उसी बात को बता रही कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और कब नहीं होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो इधर उधर उछल रहे होंगे उसके मॉलिक्यूल, तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम है तो इसलिए वो एक दूसरे के पास भी नहीं आएंगे, दूर दूर होंगे, है ना। तो ये दोनों चीजें वही चीज बता रहे हैं, इंटरेक्शन जीरो होना चाहिए, गैस गैस होनी चाहिए, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता एक दूसरे से, ठीक है। इसी वजह से वो, अगर इंटरेक्शन हो गया, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, लिक्विड होगी वो, है ना, गैस खत्म। द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम होता है। अब मान लीजिए कि एक रूम में आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस भरी पड़ी है, 70% 78% नाइट्रोजन है, 21 ऑक्सीजन, और बाकी की गैसेस भी हैं कुछ, है ना। जिस रूम में आप लोग बैठे हो, जिस रूम में मैं बैठा हूँ, तो ये प्रेशराइज नहीं है ना, बहुत ज्यादा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनके ऊपर, प्रेशर कम है। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स का, अगर मैं इन सभी को बिल्कुल इकट्ठा करके लिक्विड बना दूं, इस पूरे रूम की गैस को एक छोटे से जार में इकट्ठा कर सकता हूँ। कितना छोटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, वो आपने 10th क्लास में स्केल था ना, 15 सेंटीमीटर वाला छोटा सा स्केल यूज किया होगा, इतना सा होता है वो, इतना सा। इससे भी कम जगह में, इससे भी कम जगह में सारी गैस के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे, आपके पूरे रूम के मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम ना के बराबर होता है, जबकि पूरी गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर वो वॉल्यूम कम कर दिया ना हमने प्रेशर डाल के, तो वो लिक्विड बन जाएगी, तो वो रियल गैस आ जाएगी, आइडियल नहीं रहेगी, है ना। अगर वो लिक्विड बन गई या सॉलिड बन गई तो वो रियल है, आइडियल नहीं रहेगी। फिर आइडियल एक रेंज में रह सकती है, वो रेंज कौन सी है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, या पीवी इक्वल एनआरटी। टेम्परेचर को हाई रखना होगा, प्रेशर को लो रखना होगा, तभी वो गैस आइडियल रह सकती है। तो ये वाला बात समझ में आ गई। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ना के बराबर होता है, जो पूरी गैस का वॉल्यूम होता है उसके मुकाबले गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर इकट्ठा करके उनका वॉल्यूम निकाला जाए तो वो ना के बराबर होता है, ना के बराबर, कि वो है ही नहीं, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कोलाइड विद ईच अदर, और ये कंटेनर की वाल के साथ में भी टकराते हैं। तो प्रेशर क्या चीज होती है भाई, मान लीजिए आपके पास में एक बॉक्स है और इसके अंदर आपने गैस भर रखी है, तो गैस के मॉलिक्यूल लगातार टक्कर मारते रहते हैं, एक दूसरे को भी टक्कर मारते हैं और साथ में कंटेनर को भी। जब वो कंटेनर को टक्कर मारते हैं ना मॉलिक्यूल, तब हमें प्रेशर फील होता है। एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रेशर तभी वो क्रिएट करेंगे जब कंटेनर को टक्कर मारेंगे, है ना। तो कंटेनर को टक्कर लगने से वो लोग क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये सब बकवास पॉइंट है, नहीं भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया मैथमेटिकल और वो वाले, वो दोनों ही याद रहने चाहिए बस। और इसका टोटल मीनिंग पता नहीं है, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल, आर कांस्टेंट है, टी जो है टेम्परेचर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, स्टेट ऑफ ए गैस एंड स्टेट वेरिएबल। गैस की स्टेट और स्टेट वेरिएबल। अब ये एक्चुअल में गैस की स्टेट नहीं है, स्टेट फंक्शन से रिलेट करता है ये, थर्मो में आएगी वाली डेफिनेशन नेक्स्ट लेसन में, यहाँ पर भी है।
देखो इसको क्या करता हूं, कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज सॉलिड है, मान लो कि मैं कहता हूं उसका प्रेशर जो है वो बहुत हाई है, टेम्परेचर जो है वो बहुत लो है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, फिक्स, वो बदलता नहीं है, तो आप बता सकते हैं ना कि वो सॉलिड है, पक्का वो सॉलिड होगा, उसका वॉल्यूम बदलता नहीं, वो शेप भी नहीं बदलता, ठीक है। अब मैं कहूं कि वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम सेम रहता है बट वो शेप बदल लेता है, और बाकी दोनों प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो, तो वो लिक्विड होगा पक्का। क्लियर हो ना ये? यानी कि इसका मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है, अगर इनको फिक्स कर दिया जाए, अगर इनको फिक्स कर दिया जाए किसी सब्सटेंस के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, पत्थर के लिए मान लो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया, प्रेशर कर दिया 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर पर पत्थर क्या होता है, स्टोन क्या होता है, स्टेट में रहता है। टेम्परेचर कर दिया रूम टेम्परेचर, उस पर भी वो पिघलता नहीं है, और वॉल्यूम जो वो फिक्स होता है ये उसका पत्थर का, है ना। तो हम कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर पत्थर जो पत्थर होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। बट अगर मैं पत्थर का टेम्परेचर, अब ध्यान देना, अगर मैं पत्थर का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस कर दूं, प्रेशर जो है वो मतलब 1 एटमॉस्फेयर ही रहने दूं, जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, तो क्या होगा, क्या उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, वो गैस बन जाएगा ना, हवा में उड़ जाएगा। ये बात समझ में आई सभी को? यस और नोट? पत्थर का टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया, प्रेशर इतना ही रहने दिया, रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वॉल्यूम जो है वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वो गैस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है? इसका मतलब है कि जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है, ये वो तीनों चीजें हैं, अगर इनको फिक्स कर दिया जाए, अगर इनको फिक्स कर दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ये बात समझ में आई? अगर इन तीनों चीजों को फिक्स कर दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। बता सकते हैं या नहीं बता सकते? जस्ट टेल मी ऑन द चैट बॉक्स गाइस, बताइए बेटा। बता सकते हैं ना अगर ये तीनों चीजें फिक्स हो जाएं तो, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। उसकी जो स्टेट है, किसी सब्सटेंस की जो स्टेट है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, उसको वेरी करने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत है? 3 वेरिएबल, सॉलिड, लिक्विड, ओ सॉरी क्या ये, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। अगर इनको आप चेंज कर दोगे, इन ये वेरी कर दिए आपने, बदल दिए आपने, वेरी मतलब बदलना, तो ये अगर वेरी कर गए, ये बदल गए, तो उसकी स्टेट भी बदल जाएगी, इसलिए इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। समझ गए ना बेटा? यस और नोट? ऑल ऑफ यू समझ गए सभी? स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, है ना? तो ये स्टेट वेरिएबल स्टेट बदल देते हैं, बस यही होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेरिएबल आ चुका है ना। प्रेशर क्या होता है अभी? एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम, ये प्रेशर की डेफिनेशन है। सिंपल सी बात है, प्रेशर ये होता है कंटेनर के अंदर, जब कंटेनर के साथ में गैस, हम यहाँ पर गैसीय स्टेट के बारे में बात करेंगे, तो गैस के मोलिक्यूल जब टेम्परेचर कंटेनर के साथ में टकराते हैं, तो वो कोलाइड करते हैं, तो उसी की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। बस इतनी सी डेफिनेशन है, और प्रेशर के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, आप पढ़ सकते हो। बैरोमीटर, मैनोमीटर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ये आपने नाम भी सुन रखे हैं। पास्कल जो है यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो है वो पास्कल है। ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। बार के अंदर भी मेजर करते हैं, पास्कल होता है कि बार होता है, 1 बार 1 एटम, ठीक है, हाँ पास्कल ही होता है ऐसा यूनिट, ठीक है। बार भी ऐसा यूनिट में आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। ओके, तो प्रेशर सिंपल डेफिनेशन बकवास। वॉल्यूम क्या होता है सबको पता है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज एंड हैव सम मास। तो वॉल्यूम क्या होता है 3D में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज वॉल्यूम कंटेनर। गैस का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है ना। गैस का वॉल्यूम कंटेनर, जिस भी कंटेनर में डालोगे उतने ही वॉल्यूम में फैल जाएगी। रिजिड कंटेनर लेते हैं, नॉन रिजिड कंटेनर भी हो सकता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ द मोल्स, ये भी बकवास चीज है। वॉल्यूम के बारे में भी आपको सबको पता है ना, तो वॉल्यूम की डेफिनेशन पर भी हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, नॉट गोइंग टू डीप। हालांकि इसकी एक डीप डेफिनेशन भी होती है, ठीक है, वो सब आपको बाद में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेम्परेचर क्या होता है भाई? टेम्परेचर किसी कोई चीज कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, वही टेम्परेचर होता है, ठीक है, ठंडी या गर्म। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। सिंपल डेफिनेशन, कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ एक लाइन, हॉटनेस और कोल्डनेस,
ठीक है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है ऐसा कुछ, हॉटनेस कोल्डनेस, अगर लिखा है तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं, नहीं लिखा हुआ ठीक है। चलिए, हॉट डबल टी आएगा ना, हॉटनेस और कोल्डनेस, ये होता है, इसको मेजर किया था टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम सेल्सियस में, ठीक है, यहाँ इन्होंने ये चीज दे रखी है, सेल्सियस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, केल्विन में मेजर करते हैं, फारेनहाइट में मेजर करते हैं। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है भाई, एसआई यूनिट है के, केल्विन एसआई यूनिट, ठीक है, केल्विन एसआई यूनिट होता है, बस ये याद रख लेना, केल्विन इज एसआई यूनिट, ठीक है। सबको पता है हॉटनेस या कोल्डनेस, ठंडी या गर्मी, ठंड या गर्म को मेजर करने को हम बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है, कोई चीज कितनी ठंडी है कितनी गर्म। आगे बढ़ते हैं गैस लॉज की तरफ। गैस लॉज वर डिस्कवर्ड बाय द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, दीज लॉज आर रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, ठीक है। ये बकवासी डेफिनेशन दे रखी है, जो गैस पर अप्लाई होते हैं वही गैस लॉ है, ठीक है। मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस क्या होती हैं, गैस में हम क्या नाप सकते हैं, गैस का मास निकाल सकते हो आप, बिल्कुल तोल सकते हो गैस को, वॉल्यूम निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, टेम्परेचर निकाल सकते हो, तो सबसे बकवास स्लाइड ऑफ लेसन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। गैस लॉ जो गैस पर अप्लाई होते हैं वो गैस लॉ है। सबसे पहले आता है बॉयल्स लॉ, ठीक है, हमने किया पीवी इक्वल एनआरटी, प्रेशर वॉल्यूम एनआरटी के इक्वल होता है, वो आइडियल गैस होती है। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन तीन लॉ से हमने बनाया, गैलुसैक लॉ भी आएगा, इन तीन लॉ से हमने बनाया पीवी इक्वल एनआरटी। तो उसमें वन बाय वन हम ले रहे हैं। सबसे पहले आएगा बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, तो इसको पढ़ने की बजाय ना हम डायरेक्ट बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला देखते हैं। क्या फॉर्मूला दिया होगा, नहीं दिया हुआ, चलिए फिर इसी को पढ़कर फॉर्मूला बना लेते हैं। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये सीधा सीधा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, इनवर्सली। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, ये आप लोग बताओगे। मैंने किसी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया, किसी कंटेनर में प्रेशर लगा रहा हूं, तो उसका वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, आप लोग बताओगे मुझे। बहुत सिंपल बकवास चीज है बॉयल्स लॉ, बिल्कुल सिंपल। घटेगा या बढ़ेगा बताओ बेटा, इंक्रीज होगा। अवनीश कह रहा है इंक्रीज हो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बेटा, कैसे, डिक्रीज होगा बेटा, सोचो। अवनीश इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा सत्यम। अवनीश बेटा आपको क्लियर हुआ, अवनीश बेटा आपको क्लियर हुआ। लो वॉल्यूम शिवम ठीक कह रहा है, सत्यम भी ठीक कह रहा है, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, ये पता होना चाहिए ना। देखो अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं है, कॉमन चीज कई बार माइंड में नहीं आती, कोई खास बात नहीं होती है, ठीक है। हम यहाँ सिखाने के लिए तो बैठे ना, अगर पता है तो फिर मजे ही मजे है, नहीं पता तो हम बता रहे हैं। देखो ये गैस है, ठीक है, कंटेनर में, ऊपर मैंने पिस्टन लगा दिया, एयर टाइट पिस्टन है, इसमें से गैस बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। अब मैं इस पिस्टन के ऊपर अगर प्रेशर डालता हूँ तो क्या होगा, इस पिस्टन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो जाएगा। सीधा सिंपल स्ट्रेट लाइन है ना, बस यही तो चाहिए था। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस 1/v होता है, ठीक है। एक कांस्टेंट है टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो बाकी के फैक्टर हमें कांस्टेंट लेने हैं, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच की बात हो रही है ना, बाकी की सभी चीजें फिक्स कर देंगे, फिर वो सबको हिलाएंगे नहीं। तो टेम्परेचर होगा कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। Pressure fixed amount of inversely proportional to the volume of the proportionality constant of each curve corresponding to the different constant and known as isotherm. Isotherm की एक डेफिनेशन दे रखी है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहां से अब हमारे पास एक रिलेशन आ गया P। तो अगर मैं इस P को मल्टीप्लाई कर दूं V से, मैं इस V को इधर लेके आ रहा हूं, ध्यान देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा 1, यानी यहां पर कुछ कांस्टेंट लगना चाहिए। तो P इंटू वी इक्वल हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट लगेगा ना, तो मैं कांस्टेंट की जगह K लगा देता हूँ, आप ऐसा समझ सकते हैं, P इक्वल K इंटू 1/v, ठीक है। अब इस V को इस तरफ ले गए तो PV इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। आप ऊपर वाली इक्वेशन को कंफ्यूज करेगी वरना ये, ठीक है, इसको ड्रॉप कर देते हैं ना। तो देखिए PV इक्वल कांस्टेंट, तो अगर एक गैस है, दो अलग अलग प्रेशर उसके पता है, P1 V1, दूसरा P2 V2, दूसरा प्रेशर भी पता है मेरे को, उसका वॉल्यूम भी पता है, दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। ये है आपका लॉ, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखना, P1 V1 इक्वल कांस्टेंट होता है, बस इतना ही है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ समझ में आ गया, P1 V1 इक्वल कांस्टेंट,
P1 V1 इक्वल कांस्टेंट, तो PV P2 V2 भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट है, तो क्या करें? सोचो, ये लिख रहा हूं, P1 V1 इक्वल हो जाएगा P2 V2। क्लियर है? P1 V1 इक्वल P2 V2। समझ में आ गया सभी को? यस और नोट? आइसोथर्म बताता हूं बेटा, आइसोथर्मल होता है, हाँ बताता हूँ बेटा सत्यम, बेटा एक बार वेट करो, ठीक है? पहले ये समझो जो मैं समझा रहा हूँ, फिर आइसोथर्मल पर आएंगे। आइसोथर्म क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, याद रख लेना, ऊपर मैंने टेम्परेचर को अंडरलाइन किया है। यस और नोट? जस्ट टेल मी गाइस, P1 V1 इक्वल P2 V2। क्लियर है या नहीं है? जस्ट जल्दी से बताओ मेरे को, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस और नोट? का आंसर नहीं आ रहा किसी का भी अभी तक चैट बॉक्स में? जल्दी से बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? सिर्फ मोहित को समझ में आया, बाकी किसी को नहीं समझ में आया बेटा? ठीक है, ठीक है, रेहान, आकांक्षा, ओके बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, अवनीश, ठीक है। तो ये सीधा समझ में आ गया ना? तो सिंपल सा है। अब इसमें आइसोथर्म नाम की क्या चीज है, तो देखिए आइसोथर्म क्या है। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हम, ठीक है, वो आइसोथर्म की डेफिनेशन सुन लीजिए पहले, क्या है? The value of proportionality constant of each curve corresponding to a different constant temperature is known as isotherm। तो constant temperature अलग अलग constant temperature के ऊपर है, ठीक है? तो यहां से इसने स्टार्ट किया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है? ये लगभग यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है ये प्रेशर है, ये 1 बाय वॉल्यूम है, इसका कर्व है। ये चारों आपको ग्राफ याद करने हैं, अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, डायरेक्टली बहुत हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल में, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है? चारों ग्राफ तो देखिए है क्या इसमें। T1 टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना, 1/v है। देखो आप जरा, 1/v डायरेक्टली इसने बोल रखा है, ये रहा 1/v, है ना? और यहाँ पर 1/v बढ़ेगा और इस तरफ प्रेशर बढ़ेगा, 1/v बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय v है, v वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/v की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी वॉल्यूम यहाँ कम हो रहा है। इस तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, ये याद रख लेना। 1/v बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, यही चीज ग्राफ में समझने के लायक होती है, ठीक है? जो कंफ्यूज करती है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, एक्चुअल में बढ़ नहीं रहा, इस तरफ जाएंगे तो, है ना? तो इस तरफ वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरफ प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ, अब यहां से अगर मैं इस प्रेशर के ऊपर देख रहा हूं, ये रहा, और वॉल्यूम ये रहा, वॉल्यूम ये था। इस प्रेशर पर मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है? T1 टेम्परेचर पर देख रहा हूं मैं, टेम्परेचर क्योंकि हमेशा कांस्टेंट होता है ना, याद रखना, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया मैंने, और फिर प्रेशर और वॉल्यूम का मैं देख रहा हूं कि क्या ग्राफ बनेगा। तो अब प्रेशर यहां आ गया, तो ये इसके सामने यहां पर आया, और वॉल्यूम आ गया यहाँ। तो वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर बढ़ा, मान लो यहाँ प्रेशर था 1, यहाँ हो गया प्रेशर 2। तो प्रेशर 1 था, तो मान लो यहाँ वॉल्यूम था कितना मान लें, 3 लीटर मान लेता हूं मैं, ठीक है? और यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया, यहाँ 2 लीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। ये जो मैंने लिखा ग्राफ में, ये समझ में आ गया सभी को? प्रेशर लाइन मार के देखो, पता लग जाएगा। T1 के लिए ओनली देखा है, फिर T2, फिर T3। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ने के साथ वो कर्व बदल जाएगा, बस इतना सा फर्क होता है। तो T1 T2 T3 ये इस तरह से दिखा रखे हैं, ठीक है? सेम एज इट इज अगर PV इंटू P, अब देखो नीचे वाला ग्राफ दिखा रहा है, PV और P और V की मल्टीप्लाई कर दी इसने, प्रेशर इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया, और P बढ़ा रहा है, एक P के बीच में ग्राफ है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की मल्टीप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है ना? बट वॉल्यूम तो कम हो रहा है, तो कुल मिला के उनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, वो थोड़ी थोड़ी कम या थोड़ी थोड़ी ज्यादा। तो उसके हिसाब से इन्होंने लिया कि T1 ये क्या होगा, यहाँ पर अगर आप PV की मल्टीप्लाई ये है, इसको मैंने फिक्स कर दिया, PV की मल्टीप्लाई, ठीक है? तो प्रेशर यहाँ है तो भी PV की मल्टीप्लाई यही आएगी, प्रेशर यहाँ है तो भी PV की मल्टीप्लाई यही आएगी, प्रेशर यहाँ है, प्रेशर बढ़ा रहा हूं मैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं बढ़ रही PV की। एक टेम्परेचर T1 पर, T1 टेम्परेचर पर फिर से देखो, T1 टेम्परेचर पर प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं बढ़ रही। ये देखो मल्टीप्लाई, P और V की मल्टीप्लाई है ये वाली, ठीक है? तो P1 टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर यहाँ आ गया, ठीक है? तो मान के चलो, इसको थोड़ा साफ बनाते हैं। मान लो कि प्रेशर यहाँ है, यहाँ प्रेशर है 1, यहाँ प्रेशर है 2, यहाँ प्रेशर है 3, है ना? प्रेशर बढ़ रहा है,
ठीक है, एटमॉस्फेयर में मान लो इसको, या बाहर में, जो भी आपका मन करे, प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर वॉल्यूम की मल्टीप्लाई नहीं बढ़ रही, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घट जा रहा है, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी, इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो पीवी और पी का प्रेशर और पी का ग्राफ कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है पीवी की मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा, फिर और बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, T3 जो है वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर। ठीक है, और अगर log P और log V का ग्राफ लेते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, और प्रेशर बढ़ाने पर यहाँ प्रेशर, यहाँ अगर इसको मैं मिला देता हूं तो हायर प्रेशर पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो जीरो हो जाएगा, है ना, प्रेशर यहाँ है तो वॉल्यूम जीरो, अगर प्रेशर यहाँ है तो वॉल्यूम यहाँ पर है। ठीक है, अगर प्रेशर यहाँ है तो वॉल्यूम, प्रेशर कम है तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, तो वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, देखो प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा। आप इससे यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा दिया, यहां कर दिया प्रेशर, प्रेशर हाई हो गया, तो अब मैं अगर इसकी वॉल्यूम वाली लाइन देखूं तो वॉल्यूम यहां पर कम होता जा रहा है। क्लियर है, ये फोर्थ ग्राफ और थर्ड ग्राफ आपको खुद इनको बार बार प्रैक्टिस करके बना बना के देखना है। क्लियर है ना बेटा सबको, फोर्थ एंड थर्ड ग्राफ। ठीक है, ओके, तो सिंपल है। सेकेंड ग्राफ को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये प्रेशर और 1/v का ये टेढ़े मेढ़े से लाइन है, इन्होंने T1 T2 T3 के लिए दिखा रखी है। ठीक है, एक्चुअल में यही ये ग्राफ और ये ग्राफ एक ही बात। ठीक है, ये ग्राफ आएगा वो नहीं आएगा। ओके, ये जब जरूरत से ज्यादा रेंज हो जाती है ना टेम्परेचर की, तब इस तरह के ग्राफ बनते हैं, तो ये सेकंड ग्राफ आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको फिर डिस्कस करेंगे जब कोई डीप क्वेश्चन आएगा ना, तब ये ग्राफ मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए ना करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये 3 ग्राफ कीजिए। अब एक क्वेश्चन अभी आपके सामने, व्हाट विल द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंपोज द 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर, 1 बार ऑफ प्रेशर, 200 डेसीमीटर क्यूब, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम दे रखा है V1 है 500, V2 है 200। ठीक है, टेम्परेचर फिक्स है। ठीक है, और वो बोल रहा है एयर प्रेशर P1 दे रखा है 1 बार। ठीक है, तो P1 V1 इक्वल P2 V2, देखो सॉल्यूशन में सीधा सीधा दिखा रखा है, सीधी वैल्यू भरो, 1 इंटू 500 इक्वल होना चाहिए P2 इंटू 200। ये समझ में आया? अब आंसर निकाल लो, सीधा आंसर में दिखा रखा है। यस और नॉट, प्लीज गिव मी गाइस, प्लीज गिव मी योर आंसर, यस और नॉट। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना, बहुत सिंपल था। तो बॉयल्स लॉ यहाँ से कंप्लीट हो गया, समझ लो। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया बॉयल्स लॉ का, बिल्कुल सिंपल है, P1 V1 इक्वल P2 V2, सो सिंपल इट इज। ठीक है, तो यहाँ ऊपर दे रखा आपको, और सीधा आप इससे निकाल सकते हो। आपको P2 निकालना था, बस P2 आपके सामने क्वेश्चन मार्क था, है ना, दैट्स इट। चलिए, प्रॉब्लम है एक बैलून वाली, इसको हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चार्ल्स लॉ करेंगे। ठीक है, वो प्रॉब्लम आप एनसीईआरटी की जो सोल्व प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। सर एक बार क्या है? 1 बार प्रेशर है बेटा, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, प्रेशर को बार में मेजर करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी वाले अब सिंपल सिंपल जो सोल्व एग्जांपल है वो आपको सॉल्व करने हैं, बॉयल्स लॉ के वाले सारे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, एनसीईआरटी वाले सॉल्व करके देखिए, बॉयल्स लॉ वाले, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। अब देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ये बोल रहा है इट गिव द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ बहुत सिंपल है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में रिलेशन देगा। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो मान लीजिए टेम्परेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्या घटेगा? सोचो जरा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ऊपर से जितना पड़ रहा है उतना ही पड़ रहा है। एक बीकर बना देता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, ये बीकर है, इसके अंदर गैस है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और ये गैस है। अब बताओ मेरे को, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम या ज्यादा? सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाओगे, नीचे से इसको गर्म कर रहे हो। ठीक है, प्रेशर तो फिक्स है बट नीचे से इसको गर्म कर रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्या कम होगा? हाँ, प्रेशर पास्कल में भी होता है, प्रेशर बार में भी होता है बेटा, दोनों में प्रेशर होता है। उसके एसआई यूनिट्स के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बार और पास्कल दोनों में होता है। ठीक है, अवनीश इंक्रीज होगा। ठीक है, आकांक्षा भी बोल रही इंक्रीज होगा, यस बेटा। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो मैं इसको लगा सकता हूँ T इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट लगाया जाता है, एक फिक्स अमाउंट होता है, क्योंकि डायरेक्टली टेम्परेचर 1 बढ़ाने से वॉल्यूम 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 लगा देंगे हम, ये डबल हो जाता है। टेम्परेचर 2 बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 4 हो जाएगा, तो ये K का मतलब यहाँ पर डबल करना है उसको, है ना। हो सकता है इक्वल भी हो, तो K की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, K की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। दोनों के बीच में इक्वालिटी बताने वाला चीज होती है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ,
टी डिवाइडेड बाय वी इक्वल कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं T1 डिवाइडेड बाय V1, ठीक है, इक्वल होगा कांस्टेंट, और T2 डिवाइडेड बाय V2 सेम गैस के लिए, ये हमेशा सेम गैस के लिए होते हैं, इक्वल होगा कांस्टेंट। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं यहां पर, सिंपली आप इसको रब कर देते हैं, सिंपली यहां पर मैं लिख सकता हूं कि T1 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है ना, T2 डिवाइडेड बाय V2। तो हम इसे ऐसे लिख दें, तो थोड़ा लेफ्ट राइट में घुमा के, T1 V2 इक्वल होगा T2 V1, एक दूसरे के रिवर्स होने वाले हैं, ये इक्वल हो जाएंगे प्लस ये वाली इक्वेशन, ये दो फॉर्मूले याद रखें, T बाई वी इक्वल कांस्टेंट। ये आपका आ गया चार्ल्स लॉ। सिंपल है ना चार्ल्स लॉ, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा है चार्ल्स लॉ। ओके, समझ में आ गया, दो फॉर्मूले सीधा सीधा याद करना है। अब इसके अंदर ना एक ट्विस्ट भी आता है, चार्ल्स लॉ इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, हम वो ट्विस्ट जो है वो कभी फिर करेंगे। ये वाले ग्राफ आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। ये ट्विस्ट चार्ल्स लॉ वाला थोड़ा बड़ा है, हमारी क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी, देन आई विल जस्ट स्टॉप इट हियर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।